अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9th कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? मुझे उम्मीद है कि आज आप खुशो-खुर्म होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 13 के एमसीक्यू स्टार्ट करने जा रहे हैं और हमारा ये सिलसिला चलता चला जा रहा है इस उम्मीद के साथ कि आपको पिछला जो भी काम मैंने करवाया है वो आपको उसके कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हों। तो क्वेश्चन नंबर 13 आपकी तवज्जो का मुंतज़िर है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के पहले एमसीक्यूज़ की जानिब। पहला एमसीक्यू जिसका मैं नहीं करवाऊंगा चूँकि वो गलती से चैप्टर नंबर 14 का यहाँ पे मैं लिख चुका हूँ और उसको पहला नंबर दे चुका हूँ। हम सेकंड नंबर शुरू करेंगे। सेकंड नंबर पर जो एमसीक्यूज़ है ये सामने आपके डिस्प्ले भी हो रहा है। इसमें लिखा है इक्वालिटी ऑफ डैश रेशियोज इज डिफाइंड एज प्रोपोर्शन। सबसे पहले इस चैप्टर का नाम क्या है? साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल। एक ट्राइंगल है, उसकी साइड्स और उसके एंगल के बीच में जो रिलेशंस हैं या जो कोई थ्योरी उसके बारे में है वो यहाँ एमसीक्यूज की शक्ल में दी गई है। इक्वालिटी ऑफ कितनी रेशियो, प्रोपोर्शन क्या है? एक्चुअली यहाँ प्रोपोर्शन की डेफिनेशन है। प्रोपोर्शन क्या है? व्हाट इज दिस? व्हाट इज द प्रोपोर्शन? दिस इज द इक्वालिटी। ये इक्वालिटी का साइन है। जब दो रेशियोज के बीच में ए रेशियो बी, ये किसका साइन है? प्रोपोर्शन का। आगे क्या है? सी रेशियो बी। ये भी एक रेशियो है, ये भी एक। जब दो रेशियोज के बीच ये इक्वालिटी का साइन आ जाए इसको हम क्या कहते हैं? प्रोपोर्शन। ये जो 4 डॉट्स हैं ये एक्चुअली क्या हैं? इक्वालिटी। इसको फिर क्या लिखते हैं? A ओवर B इज इक्वल टू C ओवर D। यानी ये भी एक रेशियो है, ये भी एक रेशियो है। अब इन दो रेशियोज के बीच में साइन कौन सा है? इक्वल का। इसे कहते हैं प्रोपोर्शन। अब ये क्या है? प्रोपोर्शन है। दो रेशियो के दरमियान क्या है? प्रोपोर्शन। और प्रोपोर्शन क्या है? दिस इज द इक्वालिटी। इक्वालिटी साइन को प्रोपोर्शन कहते हैं। इज इट क्लियर? व्हेन टू रेशियोज आर इक्वल then they will be known as proportion. Both the ratios are proportion या proportional. Both the ratios are proportional. तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? Equality of two ratios is called proportion. Equality of two ratios is called proportion. तो किस पे साइन टिक करेंगे? 2 पे। अच्छा, जब दो रेशियोज इक्वल हो जाए, मिसाल के तौर पे मैं आपको एक मिसाल देता हूं। जैसे 5 ओवर 6 है, ये इक्वल है 10 ओवर 12 के। वाई इक्वल क्यों है? क्योंकि 10 को 2 से कैंसिल करें 5 आता है, 12 को 2 से कैंसिल करें 6 आता है, 5 ओवर 6 इसी के बराबर है। अच्छा, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल आएंगे। 12 5s आर 60 इज इक्वल टू 10 6 आर 60। इन क्रॉस मल्टीप्लाई में इक्वल हो जाएंगे। तो हम क्या कहेंगे? ये क्या है? इक्वालिटी ऑफ टू रेशियोज इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। यानी बोथ द रेशियोज आर प्रोपोर्शनल। इज इट क्लियर? तो चलते हैं अब थर्ड एमसीक्यू। द सिंबल डैश इज यूज्ड फॉर लाइन। लाइन के लिए कौन सा सिंबल यूज होता है? वो डी वाला। चौथा, द सिंबल यूज्ड फॉर सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी के लिए कौन सा? ये वाला साइन सिमिलर के लिए होता है और ये वाला साइन कॉन्जुरेंट के लिए। अच्छा जी, नेक्स्ट। इफ टू गिवन एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर कॉन्जुरेंट देन द साइड ऑपोजिट to them are also congruent। मतलब इसको रेस करते हैं, मेरी बात को समझना है आप। जो इन छोटे छोटे पॉइंट्स को समझ लेगा वो कामयाब है और जो रट्टा लगाएगा वो नाकाम हो जाएगा। अब रट्टा सिस्टम फिनिश हो चुका है क्योंकि वर्ड्स चेंज हो जाएंगे, उधर एमसीक्यूज़ की तरतीब चेंज हो जाएगी, आपका कॉन्सेप्ट देखा जाएगा कि आपको इस फिक्रे की, सेंटेंस की क्या समझ है, किस पे टिक कर रहे हो। वो बच्चा कामयाब है जो समझ बूझ रखेगा, और जो बच्चा रट्टा लगाएगा वो फिनिश हो जाएगा। क्योंकि हमारे जो एग्ज़ाम्स आने वाले हैं वो SLO बेस्ड, कॉन्सेप्चुअल बेस।
अब मैं करने लगा हूं, किस नंबर का है ये, 5वें नंबर का। कहता है कोई ट्राइंगल है, ये साइड इस साइड के बराबर है, मतलब ये 5 सेंटीमीटर की है, ये भी, ये फर्ज कर लें 6 सेंटीमीटर की है, डिफरेंट है। तो कहता है दो साइड्स जो इक्वल हैं उनके ऑपोजिट एंगल क्या होंगे, वो भी इक्वल होंगे। अब इसका ऑपोजिट एंगल कौन सा है, ये वाला, इस साइड का ऑपोजिट एंगल ये वाला, ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे, और इस साइड का ऑपोजिट एंगल ये डिफरेंट होगा, ये डिफरेंट होगा क्योंकि वो साइड डिफरेंट है। तो फिर किस पे टिक करेंगे, कॉन्जुरेंट पे। इफ टू एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर कॉन्जुरेंट देन द साइड ऑपोजिट टू देम। ओके, मैं ये बता चुका हूं क्योंकि क्वेश्चन यूं भी बन जाता है। अब उसने कहा कि अगर ये दो एंगल इक्वल हैं तो फिर इसकी ऑपोजिट साइड भी इक्वल होंगी, अगर ये दो साइड्स इक्वल हैं तो फिर उनके ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, यानी दोनों तरफ से ये बात साबित होती है। अगर एंगल इक्वल तो ऑपोजिट साइड इक्वल, अगर साइड्स इक्वल तो ऑपोजिट एंगल इक्वल। कॉन्जुरेंट का मतलब इक्वल इन मैयर। लो जी, 5वां हो गया, ये मिसाल देके आपको मैंने समझाया। 6ठे नंबर पे देखें, इन ए ट्राइंगल देयर कैन बी डैश राइट एंगल। अच्छा, कोई भी ट्राइंगल है, कोई भी, उसमें जो 90 का एंगल एक हो सकता है, एक से ज्यादा नहीं हो सकती अगर वो राइट एंगल है। बाज़ दफ़ा ऐसी ट्राइंगल होती है कि कोई एंगल भी 90 का नहीं होता, जैसा कि ये आप ट्राइंगल देख रहे हैं, इसमें कोई एंगल भी 90 का नहीं है, ऐसा भी मुमकिन है। लेकिन जब कभी आ जाए 90 का एंगल तो वो फिर एक स्पेशल काइंड की ट्राइंगल है, उसको हम क्या कहते हैं, राइट एंगल। तो राइट एंगल में भी अगर 90 का एंगल आ ही गया है तो एक ही दफा आएगा, दो एंगल 90 के कभी भी नहीं हो सकते, क्योंकि 3 एंगल का सम 180 होता है। दो एंगल का सम अगर 180 हो जाएगा तो तीसरा तो एंगल ही नहीं है, और जब तीसरा एंगल नहीं होगा तो वो ट्राइंगल ही नहीं है। इज इट क्लियर? 3 एंगल मिलके 180 बनाएंगे। तो इसी तरह किसी भी ट्राइंगल में दो 90 आ ही नहीं सकते, क्योंकि वो तो 180 पूरे हो जाने, तीसरा तो एंगल एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। इसलिए मैक्सिमम अगर 90 एंगल आए तो कितने आएंगे, एक आए राइट एंगल में, वो भी राइट एंगल में एक ही आता है, इससे ज्यादा आ ही नहीं सकते, यानी दो एंगल 90 के नहीं हो सकते। तो क्या लिखेंगे, वन एंड ओनली वन इसका आंसर है। इन अ ट्राइंगल देयर कैन बी डैश राइट एंगल। कितने एंगल आ सकते हैं 90 के, एक। जी, क्वेश्चन नंबर 7 पे, वन एंड ओनली वन लाइन कैन बी ड्रॉन थ्रू डैश पॉइंट्स। ये भी बड़ा अहम सवाल है और कई दफा रिपीट हो चुका है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब दो पॉइंट्स हो ना, उन पॉइंट्स के बीच में सिर्फ एक लाइन एग्जिस्ट करती है। देखिए, बस दूसरी लाइन तो नहीं बनेगी। अगर दूसरी बनेगी तो वो साइड पे बनेगी, ऐसे वो पॉइंट ही नहीं है। मैंने तो ये 2 पॉइंट बताए, इनके दरमियान तो एक ही बनेगी ना। इसके ऊपर बनाते जाएं जितनी मर्जी लाइन होगी तो वो एक ही। लेकिन इसके बरक्स मैं अपनी बात को वाज़ेह करने के लिए एक और पॉइंट लेता हूं। अगर मैं कहूं एक ही पॉइंट है मेरे पास और इसके अंदर से लाइंस गुजारनी है, कितनी लाइंस गुजर सकती हैं? देखें, यूं भी गुजर सकती है, 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 यानी हर डायरेक्शन में आप लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये काउंटेबल ही नहीं है। इनफाइनाइटली लाइंस कैन बी ड्रॉन थ्रू वन पॉइंट। अगर 2 पॉइंट मुकर्रर कर दिए जाएं फिर तो एक ही डायरेक्शन बनती है, इसके अलावा कोई डायरेक्शन ही नहीं है, क्योंकि दूसरे एक पॉइंट के अलावा जो दूसरा पॉइंट है उसने मुकर्रर कर दिया, उसने फिक्स कर दी एक ही डायरेक्शन। अगर वो पॉइंट ना होता तो फिर सिर्फ ये पॉइंट होता, फिर इसमें से तो कई लाइनें ड्रॉ हो जानी थी हर डायरेक्शन में, तो इनफाइनाइटली हो जाना था। गोया दूसरा पॉइंट जब लग जाता है तो फिर
सारी लाइंस खत्म होके एक लाइन बच जाती है। ये अगर दूसरा पॉइंट गिवन हो तो फिर ये एक ही लाइन बनेगी, बाकी लाइंस नहीं बनेगी। समझ आ गई बात की? क्वेश्चन नंबर 8 देखें। अ लाइन सेगमेंट हैज ओनली डैश मिड पॉइंट। देखिए ना, ये एक लाइन सेगमेंट है। जब वो सेगमेंट का नाम देते हैं ना, जब सेगमेंट कह देते हैं, इसका मतलब 2 पॉइंट्स हैं, उनके बीच में एक लाइन है। अब इसके मिड पॉइंट कितने होते हैं भाई? एक ही मिड पॉइंट होगा जो मिडल में होगा, एक ही मिड पॉइंट होगा, 2 मिड पॉइंट तो नहीं होंगे। अब आप कहेंगे सर 2 मिड पॉइंट क्यों नहीं होंगे? आप इस तरह करें, ये दरमियान में 2 पॉइंट ले लें, ये मिड हो गए। नहीं, मिड वो होता है जो मिडल मोस्ट होता है, वो तो एक ही है ना। जो मिडल मोस्ट है वो तो एक ही है। तो इसलिए हम कहेंगे मिड पॉइंट हमेशा किसी भी लाइन सेगमेंट का 1 होता है। तो ये कौन सा नंबर था? 8वें नंबर के एमसीक्यूज पे हम 1 पे टिक करेंगे। आगे जी क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए। मीडियंस ऑफ ए ट्रायंगल आर। पहले तो मीडियंस का पता होना चाहिए, मैं मीडियंस बता देता हूं। पहले तो एक ट्रायंगल, पहले एक ट्रायंगल, बाद में मीडियंस, क्योंकि मीडियंस किसके होते हैं? ट्रायंगल। तो जब ट्रायंगल ही नहीं होगी तो मीडियंस कहां से आएंगे? तो सबसे पहले क्या बनाएंगे? ट्रायंगल, फिर उसके बाद मीडियंस। अच्छा, ट्रायंगल बन गई सर, मीडियंस क्या है? व्हाट आर द मीडियंस? अच्छा, मीडियंस क्या है? आपने सबसे पहले मीडियंस ड्रॉ करने के लिए ना मिड पॉइंट्स लेने हैं। तमाम साइड्स के क्या लेने हैं? इसका मिड पॉइंट अंदाजे से ले लें M1, इस साइड का मिड पॉइंट M2, इस साइड का मिड पॉइंट M3। These are mid points of the sides of a triangle। अच्छा, अब क्या करना है? अब ये वर्टेक्स वर्टेक्स वर्टेक्स, मीडियन एक लाइन सेगमेंट है। मीडियन क्या है? मेरा सवाल है आपसे, अबू बकर से क्वेश्चन है, व्हाट्स द मीडियन? दिस इज द लाइन सेगमेंट। एंड व्हाट्स द लाइन सेगमेंट? Any line which touches 2 points becomes a line segment. Yeah, a line having 2 end points is called line segment. The part of a line is called line segment. तो लाइन सेगमेंट को काफी अंदाज से डिफाइन किया जा सकता है। तवज्जो मेरी तरफ रखनी है। अब आप कहेंगे सर लाइन सेगमेंट्स तो यहां बहुत हैं, एक ये लाइन सेगमेंट है, चल मैं यहां नाम शो कर देता हूं, ABC। देखिए ना, एक तो ये लाइन सेगमेंट है A से लेके B तक। सर ये भी लाइन सेगमेंट है। सर A से लेकर C तक ये भी लाइन सेगमेंट है। क्या ये मीडियन तो नहीं? नहीं। सर B से लेकर C तक भी एक लाइन सेगमेंट है। क्या ये मीडियन तो नहीं? नहीं, अभी नहीं। सर ये भी तो लाइन सेगमेंट है, M2 से लेके C तक का डिस्टेंस। क्या ये मीडियन तो नहीं? नहीं नहीं। सर एक लाइन सेगमेंट तो ये भी है, A से लेके M1 तक, ये भी तो लाइन सेगमेंट है। क्या ये मीडियन तो नहीं? सवाल आ रहे हैं ना आपके माइंड में? क्योंकि मैंने ये कह दिया है कि मीडियन है क्या? लाइन सेगमेंट। अब जब मैंने कहा मीडियन लाइन सेगमेंट है तो आपके दिमाग में सारे सवाल आ गए कि सर लाइन सेगमेंट तो यहां मुझे काफी नजर आ रही है, क्या सभी को मीडियन कह दूं? क्वेश्चन है नहीं, क्योंकि मैंने अभी पूरा नहीं बोला। अभी मैंने बोला कि मीडियन एक लाइन सेगमेंट है। अभी मैंने इतना बोला है, अभी मुझे कुछ और बोलना है। अभी वो सुन लीजिए ताकि आपके दिमाग में उभरने वाले तमाम सवाल सेट डाउन हो जाए। जी फिर सर और बताइए, लाइन सेगमेंट तो वो है, पर वो कैसी लाइन सेगमेंट है ये भी बता दीजिए। चलिए बता देता हूं। ना ये लाइन सेगमेंट, 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 तमाम का इनकार है। सिर्फ एक लाइन सेगमेंट। कौन सी? सुन लीजिए, जब मैंने कहा लाइन सेगमेंट
तो फिर अहम बात यह है, फिर आप कहेंगे सर अगर लाइन सेगमेंट है तो बता दीजिए वो दो कौन से पॉइंट्स हैं जिनसे जुड़ के लाइन सेगमेंट बने और वो मीडियन कहलाए। यही सवाल है ना भाई। 2 पॉइंट सुन लीजिए। हर वर्टेक्स, बोला नहीं, हर वर्टेक्स अपनी एक ऑपोजिट साइड रखता है। मैंने ये जुमला बोला है। मसलन सी एक वर्टेक्स, वर्टेक्स कहते हैं कोना, सी कोना है, वर्टेक्स है। ए कॉर्नर पॉइंट है, वर्टेक्स है। बी एक कॉर्नर पॉइंट है, वर्टेक्स है। सो अ ट्राइएंगल हैज 3 वर्टिसेस इन ऑल। एक ट्राइएंगल 3 वर्टिसेस रखती है। और प्लूरल, अच्छा सिंगल में बोले तो ये क्या है, वर्टेक्स। प्लूरल में बोले तो ये क्या है, वर्टिसेस, TICES, वर्टिसेस। सो एवरी ट्राइएंगल हैज 3 वर्टिसेस इन ऑल। 4 तो हो नहीं सकते भैया, ठीक है सर, वर्टेक्स। और मुझे यह भी मालूम है कि हर वर्टेक्स अपनी एक ऑपोजिट साइड रखता है। मसलन सी एक वर्टेक्स है, इसकी एक ऑपोजिट साइड है, कौन सी है, ए बी। बाकी जो साइडें हैं जो उसके साथ जो जिनका वो कॉमन पॉइंट है, सी कॉमन पॉइंट है इस साइड का, सी कॉमन पॉइंट है इस साइड का। जिन 2 साइड्स के जुड़ने से सी बना है वो साइड्स उसकी ऑपोजिट नहीं है, वो साइड्स उसकी ऑपोजिट क्यों, क्योंकि उनके मिलने से वो पॉइंट बना है। तो वो जो 2 साइड्स हैं उसके साथ जो टच है वो उसकी ऑपोजिट साइड्स नहीं है। कौन सी फिर उसकी ऑपोजिट साइड है, ए बी। M1 साइड नहीं है बेटे, M1 तो मिड पॉइंट है साइड का। अब सी वर्टेक्स की ऑपोजिट साइड क्या है, ए बी। आइए मैं ये एनालिसिस कर रहा हूं, मैं हर वर्टेक्स के पास जाऊंगा और दूरबीन लगा के चेक करूंगा कि ऑपोजिट साइड कौन सी आ रही, एनालिसिस करेंगे। चलिए सी पे हमने दूरबीन लगा के चेक किया कौन सी ऑपोजिट साइड है, तो हमें नजर आई कौन सी, ए बी है। जब मैं पॉइंट ए पर आया, वर्टेक्स ए पे आया, पॉइंट को छोड़ दें, क्या कहना है, वर्टेक्स ए पे आया तो मैंने अपनी लोकेशन ट्रेस की। मैं 2 साइड्स मेरे साथ टच हो रही थी, एक साइड ए बी टच हो रही थी, एक ए सी, क्योंकि उनके जुड़ने से वो ए वर्टेक्स बना हुआ है। अब ए को जब मैंने देखा उसके सामने तो मुझे एक साइड नजर आई बी सी, तो बी सी इस एक वर्टेक्स की क्या है, ऑपोजिट साइड। फिर मैं जंप करके बी पे आ गया। जब मैं बी पॉइंट पे आया तो मैंने ऑब्जर्व किया कि मैं कहां हूं, तो मैंने देखा कि 2 साइड्स तो मेरे साथ टच हो रही हैं, ट्रायंगल की 2 साइड्स तो मेरे साथ टच हो रही हैं, वो तो ऑपोजिट हो ही नहीं सकती। ऑपोजिट का मतलब मुखालिफ, जो आपसे दूर है, जो आपका ऑपोजिट है, और जो आपके साथ जुड़ा हुआ है वो ऑपोजिट नहीं। जो आपके सामने, जो आप जिसको फेस कर रहे हो, वो आपका ऑपोजिट है। अब बताएंगे बी का ऑपोजिट कौन हुआ, फिर ए सी। अब ए सी में बी नहीं है, ए सी में, और सी में, सी के ऑपोजिट साइड में सी नहीं था, और ए की ऑपोजिट साइड में ए नहीं था, क्योंकि वो ऑपोजिट है, वो उसमें हो ही नहीं सकता, वो उसका मुखालिफ है। लिहाजा मैंने देखा हर वर्टेक्स अपनी मुखालिफ साइड रखता है, अपनी एक ऑपोजिट साइड रखता है। ऐसी मेरा आपसे एक सवाल है, चले मैं इतनी ब्रीफ करने के बाद मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या आप मेरी बातों को गौर भी कर रहे हैं, प्रेजेंट भी है? बताइए, आप बताइए, ये जो पॉइंट ए है इसकी ऑपोजिट साइड कौन सी है? सी बी या बी सी, एक ही बात है। सी बी बोले या बी सी बोले, M3 नहीं बोलना, ये साइड नहीं है। शाबाश, बैठ जाओ। इसका मतलब आप प्रेजेंट हैं। अब मेरा एक और अगला सवाल,
धीरे धीरे मैं अपने टारगेट की तरफ आ रहा हूं। सी की ऑपोजिट साइड, इस बच्चे ने बताया सर ए की ऑपोजिट साइड बी सी है, मान लिया। मेरा अगला सवाल ये है कि इस ऑपोजिट साइड का मिड पॉइंट कौन है? M3। गुड 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 आंसर। अब देखें ए की ऑपोजिट साइड BC और उस BC का मिड पॉइंट M3। सर ए सी की ऑपोजिट साइड AB का मिड पॉइंट M1। सर बी की ऑपोजिट साइड AC का मिड पॉइंट M2। ये वाला तवज्जो। सर क्या कर रहे हैं आप? अरे बता दीजिए ये मीडियन क्या होता है, इतना सस्पेंस क्रिएट कर रहे हैं आप, जल्दी कीजिए। बस इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म, बन गया हमारा मीडियन। अब मैं मीडियन को बोलूँगा और आप समझ जाएंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। अगर मैं पहले बोल देता, मीडियन को डिफ़ाइन करता, तो शायद आप मेरी बात समझ ना पाते और सर से निकल जाती। अब मैं बोलने लगा हूँ और मुझे हाथ खड़ा करके बताना है कि मैंने क्या बोला है। अभी मैं बोलने लगा हूँ और आपने सुनना है। मीडियन इज डिफाइंड एज अ लाइन सेगमेंट। बोल दिया ना लाइन सेगमेंट। मीडियन की डेफिनेशन ही कहां से शुरू हुई है? लाइन सेगमेंट। अ लाइन सेगमेंट विच या पासिंग थ्रू the vertex and the midpoint of its opposite side. A line segment that joins the vertex to the midpoint of its opposite side. समझ आ गई बात की? अच्छा, मिड पॉइंट ऑफ ऑपोजिट साइड का क्या मतलब है? M1 is the midpoint of the side opposite to C. तवज्जो। M2 is the midpoint of the side opposite to vertex A. तवज्जो। M2 is the midpoint of the opposite side to vertex B. ये था। फिर से मैं बोलने लगा हूं, मीडियन क्या होता है? मीडियन इज अ लाइन सेगमेंट दैट जॉइंस द वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ इट्स ऑपोजिट साइड। ये इट्स कौन है? वर्टेक्स। इट्स कौन है? इट्स बतौर प्रोनाउन यूज हुआ है। मैं बार बार वर्टेक्स नहीं बोल रहा, मैं यूं भी डिफाइन कर सकता हूं आसानी के लिए। अ लाइन सेगमेंट दैट जॉइंस द वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑपोजिट टू द वर्टेक्स। अब समझ आ गई? लो जी, मैं मीडियन ड्रॉ करने लगा हूं। लो जी, मैंने साइड सी को इसके साथ मिला दिया। सॉरी, ये थोड़ा सा टेढ़ा, ये टेढ़ी नहीं होती, स्ट्रेट लाइन होती है ऐसे। दिस इज कॉल्ड मीडियन। अब इसके दो एंड पॉइंट है, एक सी एंड पॉइंट है, एक ये लाइन सेगमेंट हो गई। वो ज्वाइन कर रही है, दैट ज्वाइंस, किसको ज्वाइन कर रही है? वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ इट्स ऑपोजिट। ये जरूरी है कि उसकी ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट से ज्वाइन करना है। ये नहीं कि सी को तुम इस मिड पॉइंट से ज्वाइन कर दो जो उसके साथ जुड़ा हुआ है, वो मीडियन नहीं होगा। अब ये जरूरी नहीं कि सी को आपने M2 के साथ ज्वाइन करना है, ना M3 से ज्वाइन, ना M2 से ज्वाइन। किसके साथ ज्वाइन? M1 के साथ ज्वाइन हो। जो ऑपोजिट साइड का मिड पॉइंट है उसके साथ जो ज्वाइन होगी लाइन सेगमेंट, उसको मीडियन कहें। इज इट क्लियर? अच्छा, अब यहां पर ये AM3 इज द सेकंड मीडियन, CM1 इज द फर्स्ट मीडियन एंड BM2 इज द थर्ड। वो तो जो मर्जी नाम रख लें, पहले नंबर पे जिसको मर्जी रख लें, यानी 3 मीडियन ड्रॉ होने।
और तीनों मीडियंस किसी एक पॉइंट पर क्या मिल रहे हैं, कंकुरेंट हो रहे हैं, कॉमन कंकुरेंट। कंकुरेंट का मतलब तीनों एक पॉइंट पर कॉमन हो रहे हैं। इज इट क्लियर? आगे चलते हैं, मुझे दीजिए। अब यहां पर क्या थी ये, मीडियंस ऑफ ए ट्राइएंगल आर कितने होते हैं, 3 होते हैं। मीडियंस ऑफ ए ट्राइएंगल आर कंकुरेंट होते हैं। बाज़ दफा फिल इन द ब्लैंक में ऐसे होता है, मीडियंस ऑफ ए ट्राइएंगल आर डैश, आगे लिखा होता है कंकुरेंट, नॉट कंकुरेंट, कोलिनियर, डजंट, पता नहीं क्या क्या, नन ऑफ दीज। तो आपने किस पे निशान लगाना है, कंकुरेंट पे। और मीडियन का पता चल गया। अगर मैं पूछूं मीडियन की डेफिनेशन है तो बता सकते हैं। मीडियन इज अ लाइन सेगमेंट दैट जॉइंस द वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ इट्स ऑपोजिट साइड। फिंगर टिप्स में आनी चाहिए। मीडियन इज अ लाइन सेगमेंट दैट जॉइंस द वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ इट्स ऑपोजिट साइड। कहना जरूरी है क्योंकि मिड पॉइंट तो दूसरे भी हैं, उनके साथ नहीं, ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट को जो ज्वाइन करे उसे हम क्या कहते हैं, मीडियन। लो जी अगला क्वेश्चन 10 नंबर पे देखिए, बड़ी अहम बात कर रहा है। कहता है इफ टू इंटरसेक्टिंग लाइंस इक्वल एडजेसेंट एंगल्स फॉर्म इक्वल एडजेसेंट एंगल्स देन द लाइंस आर। देखिए बेटे, एक ये लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, एक ये लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, एक ये लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं। तीनों केसेस देख रहे हैं आप। वी हैव 3 केसेस ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 लाइंस। फर्ज कर लिए, मैं बता देता हूं, ये 90, ये 90, ये 60, ये 120, 80 और ये है बिलफर्स 100। चले, लेकिन इतना हमें पता है कि ये मिल के एंगल 180 है, ये भी मिल के एंगल 180, ये भी कितने हैं 180, ये भी 180, ये भी 180। क्योंकि एक ही स्ट्रेट लाइन पर एंगल कितना होता है 180। 180 एंगल को क्या कहते हैं, स्ट्रेट एंगल। एक ही लाइन पर कितना एंगल होता है 180, स्ट्रेट एंगल। अच्छा इनमें बताएं 60 और 120 एंगल आपस में इक्वल नहीं है ना, नहीं है। इसका मतलब ये लाइन इसके ऊपर परपेंडिकुलर भी नहीं है। परपेंडिकुलर लाइन कौन सी होती है, जो बिल्कुल स्ट्रेट 90 का एंगल बनाए, उस लाइन को क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर लाइन। इसमें और इस एंगल में फर्क है, ये 100 का है, ये 80 का है। इसका मतलब ये लाइन इस पर परपेंडिकुलर नहीं है। ये 60 का, ये 120 का, ये लाइन इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर नहीं है। ये लाइन इधर 90 और 90 दोनों इक्वल एंगल बना रहा है, तो इसका मतलब ये लाइन इस लाइन के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है। इज इट क्लियर? तो हम इसकी फिर स्टेटमेंट क्या पढ़ेंगे 10वें की, इफ टू इंटरसेक्टिंग लाइंस इक्वल एडजेसेंट एंगल। अब ये एंगल एडजेसेंट है। एडजेसेंट का मतलब जुड़े हुए, जो आसपास है। ये दोनों एडजेसेंट एंगल इक्वल हो जाएं तो इसका मतलब वो 90-90 के हैं। 90-90 के अलावा पॉसिबिलिटी है ही नहीं इक्वल होने की, क्योंकि 180 से ना कम हो सकते हैं ना बढ़ सकते। अब 60 और 120 बेशक 180 बन रहे हैं, लेकिन ये आपस में इक्वल कॉन्जुरेंट नहीं है, इसलिए ये परपेंडिकुलर भी नहीं होंगे। तो आपने किस पे टिक करना है, परपेंडिकुलर पे टिक करना है। तो मुझे उम्मीद है कि 10 MCQs आज आपके फिनिश हो गए हैं। इंशाल्लाह अगले MCQs नेक्स्ट लेक्चर तक करेंगे। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।